करने के लिए मौजूद हूँ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे स्ट्रेस को लेकर के और कैसे एंजाइटी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जिस तरफ भी हम अपने इलाज के लिए भागते हैं तो सारी दिशाएं, जैसे कहते हैं ना, चौराहे पे आके रुक जाती हैं। और वो होता है कि आप कुछ भी बाहर से कर लीजिए, पर अंदर से अपने आप को मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब आप अंदर की बात करते हैं और अंतर मन की बात करते हैं तो आप कहीं नहीं जाते, आप सिर्फ मेडिटेशन पे आके रुकते हैं। अब हम भारत से जुड़े हुए हैं, भारत में बहुत कुछ है, इतना रिच कंटेंट है हमारे पास जो हमें ये बताता है कि आप कितना भी दवाइयों और दूसरे साधनों पे अपना काम करें, मगर एंड ऑफ द डे आपको आपके शास्त्रों और वेदों से जुड़ी हुई चीजें ही मदद करती हैं। हमारा आयुर्वेद अमेरिका, यूरोप और हर दिशा में फैला हुआ है। लोग उसे अपने नाम से, अपनी थेरेपी के नाम से डालते हैं और वही दूसरे नाम से नेचुरोपैथी के तौर पे आता है और हम उसे अपनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। मगर हम इस आत्मविश्वास को महसूस नहीं कर पाते कि कहीं और से नहीं है, ये हमारे ही जड़ों से निकल करके आई हुई है और हमें फायदा देती है। अब उस फायदे को हम किस तरह लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बहुत परेशान हैं। हमने इस ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात कर ली, हमने उस न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर ली, मगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो अभी वही की वही है। और उसके साथ साथ हमने दवाइयों और बहुत सारे मेडिकेशन के बावजूद अपनी बॉडी को बर्बाद कर लिया है। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जाते हैं? हम वापस से आ जाते हैं, उस दूध में हल्दी मिला करके पीने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। फिर हमें रियलाइज होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए मगर इसकी शक्ति के आगे सब बेकार है। फिर धीरे धीरे जब अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयां खाई और चाइनीज प्रोडक्ट जो कि हर जगह फैला हुआ है, फाइनली ये चीज निकल के आई है, आप कितना भी मेडिसिन खा लीजिए मगर वो जो काढ़े थे जो हमारी दादियां और माइनानियां बना करके देती थी, वही काढ़े हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वही हमें कोरोना से लड़ने की शक्ति देगा। तो एंड ऑफ द डे वही चीजें निकल करके आती हैं जो हमारी जड़ों में छुपी हुई है। हमें बस नजर डालने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो हम बाहरी दुनिया की चकाचौंध में ना फंसकर अगर हम इस बात को देखें कि क्या वो चीज है जिसको हम थोड़ा सा ठीक कर लें, तो शायद हमारी 100 समस्याओं का समाधान हो जाए। जब आप समाधान की बात करते हैं तो आप निदान की तरफ देखते हैं, और जब आप निदान की तरफ देखते हैं तो आप आचार्य श्री विवेक पंचतत्व की तरफ से देखते हैं। आचार्य जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप कई बार उनसे मुखातिब भी हो चुके हैं, एफडीए थेरेपिस्ट हैं, एस्ट्रो एंड वास्तु साइंटिस्ट हैं। उनकी कंसल्टेशन बहुत सारे लोगों ने ली है और बहुत तारीफ की है। मगर उनकी इस बड़ी सी शख्सियत के बीच में एक छुपी हुई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में काफी रिसर्च की है। उसके आधार पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है जिसका नाम है आत्म इच्छा, जो कि इलाहाबाद के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी के हाथों उनका विमोचन हो चुका है और बहुत ही कम समय में आपके पास उपलब्ध होगी। अब ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये बहुत सुनने में बड़ा सा लगता है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर जब मैंने उनकी बुक के कुछ अंश पढ़ने का मुझे मौका मिला और जब मैं उनसे कुछ बातों के दौरान उसके विषय में जान पाई, तो मुझे पता चला कि ये शायद हर समस्या का सटीक इलाज है। तो उसी इलाज के विषय में मैं बात करने के लिए आमंत्रित करूंगी आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी को, जो कि अपने भावनाओं और अपने तजुर्बे को लेकर के, जो उन्होंने अपने जीवन में शक्तियों को इकट्ठा किया है मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वो हमसे शेयर करेंगे। ध्यान की शक्ति का जो सबसे पहला अनुभव हमें होता है, तो तब, और उस शक्ति को जब हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तब वो जो चेंज आता है, उसके विषय में हम बात करेंगे आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ कि दिन पर दिन आप अपने नाम से ज्यादा आचार्य जी के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं या मिलते हैं, तो अब उन्होंने आपका नाम लेना छोड़ दिया, वो कहते हैं आचार्य जी। तो मैं अब मुझे लगता है उधर में ये इमेज बन जाएगी कि आचार्य जी मतलब आस्क टू आचार्य जी एनीथिंग। सो आपका स्वागत है आचार्य जी, और मैं चाहूंगी कि आप इस मेडिटेशन, ध्यान और विज्ञान भैरव तंत्र से जुड़ी हुई अपनी एक्सपीरियंस को साझा करिए। प्रणाम साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। और मतलब मैं मानता हूं कि मैं
मैं आचार्य जी नहीं हूँ, मैं तो केवल एक जरिया हूँ छोटा सा, और जो ईश्वर देता है मुझे मैं आगे पास ऑन कर देता हूँ। ठीक है, कोशिश, मेहनत और प्रैक्टिस, जितनी भी साधनाएं जो भी कोशिश की जा सकती है हम सब करते हैं और करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि इंसान का जन्म अगर हम ध्यान से देखें तो इंसान का जन्म केवल खाने पीने और सोने के लिए और नहीं हुआ है। इंसान का जन्म हुआ है अपनी जो आत्मिक ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए। वो हमें, इसलिए हमें इंसान का जन्म मिलता है। और हम लोग कहते हैं ना कि बीइंग ह्यूमन वी आर ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन बीइंग है या हम बीइंग ह्यूमन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन अ ह्यूमन बॉडी। हम आत्मिक स्वरूप हैं एक शरीर के अंदर। ये ह्यूमन बॉडी हमें मिली हुई है। अगर हम देखें तो हम भी एनिमल्स में, एनिमल चेन में ही आते हैं। हमको सोशल एनिमल कहा जाता है क्योंकि हम सोशली एक्टिवेटेड हैं और इसलिए हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। तो हम लोग भी वही उसी एनिमल चेन में, फूड चेन के अंदर जब हम फूड चेन बनाते हैं तो हम भी एनिमल चेन में सबसे आगे खड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उन्नत हो गए, हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ती चली जा रही है, हमारे आत्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम और जानवरों से उन्नत हुए चले जा रहे हैं, हम अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं। तो मानव जन्म जब होता है किसी का, यही कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म मिलना यानी कि अपनी ऊर्जा का आत्मिक उत्थान, जो हमारी आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म भाव का होना, वो भाव यही है, ये समझना कि ये शरीर मुझे मिला है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से कुछ अलग हूं। और ध्यान की जो विधाएं हैं और ध्यान है अपने आप में, वो हमें ये सिखाने में और ये महसूस कराने में सक्षम है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से कुछ अलग है। ये जो डिफरेंस है, ये शायद आपने बहुत गूढ़ बातों में कही है और हर इंसान जानता है मगर समझता नहीं। ये जो जानने और समझने की प्रक्रिया है, इसको कैसे सुलझाएंगे आप? इसको आप किस तरह इसको तार-तार करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि देखिए, जानने मेरे और पास एक समझने के बहुत बीच। अच्छा एग्जाम्पल है जानने और समझने में। हम सबको पता है कि बिजली के स्विच बोर्ड में बहुत तेज करंट है और वो हमें झटका मारता है। पता है क्यों? पता है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी बचपन में उसमें उंगली डाली होती है। सबका तजुर्बा है। तो जानने और समझने में यही अंतर है। जिस दिन ये पता लग जाता है कि हाँ ये करंट बहुत तेज झटका मारता है, वो समझ में आ जाता है, फिर आदमी दोबारा कभी उसके अंदर वो काम नहीं करता। हालांकि बहुत सारे, मैं तो भी पीछे यूट्यूब पे देखा है, एक भाई साहब हैं साउथ में, वो बिजली की दोनों तेज करंट्स को ना ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं और बल्ब जला लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। बिजली का इतना फ्लो अपने अंदर वो सेव कर लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक आम इंसान की, जो मैं समझता हूँ उन्होंने ये ताकत, ये जो अपनी पैदा करी होगी, इनकी आत्मिक शक्ति से पैदा हुई होगी। लेकिन एक आम इंसान को पता लग जाता है कि बिजली के बोर्ड में करंट है, इसलिए वो कभी भी डायरेक्ट लाइव वायर्स को नहीं टच करता है। जानते समय छोटा बच्चा भी हो सकता है जानता हो, लेकिन समझता तब है जब उसको पता लग जाता है, जब वो आग को पकड़ लेता है ना। दिए में आग लगी है, सबको पता है आग जलाती है, आग को जब आप छूते हो, आग से महसूस हो जाती है, तब आप समझ जाते हो कि हाँ आग है। ये जानने और उसमें समझने में ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम सब जानते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, और वो सिगरेट के डिब्बे पे इतने बड़े वो जले हुए फेफड़े, पता नहीं आजकल तो बहुत सारे फोटो बनने आने लगे, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो मन है, वो जो अंदर की जो आत्मा है, वो ना वो अभी समझ नहीं पाएगी। वो समझने के लिए झटका चाहिए होता है, फोर्स, जिससे पता लग जाए कि हाँ ये परेशान करता है। पर तो ऐसी अच्छी चीजों के लिए भी, जिस दिन ध्यान करने बैठते हैं, अब होता क्या, कई बार लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं है, कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान लगता नहीं है। जिस दिन जानते सब है कि ध्यान बहुत सी चीज है, लेकिन जिस दिन पता लग जाता है सही प्रक्रिया और लगना शुरू हो जाता है, तो उस दिन वो आगे निकल जाता है। हमारे साथ शिल्पी जी जुड़ी है। जी हाँ, मैं अभी शिल्पी जी का इंट्रोडक्शन करने जा रही थी। उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछूंगी, जो कि मेडिटेशन के तौर पे मेरे ख्याल से हर बंदे को जानना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए। जब भी हम आजकल जो हमारा माहौल चल रहा है, उस माहौल में तो हर, मेरे ख्याल से शायद पहले एक उम्र होती होगी और अब तो कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई है कि किसी से भी हम कहते हैं थोड़ा वक्त निकालिए, अपने लिए निकालिए, कुछ देर अकेले में बैठिए, फोन को साइड में रख करके बैठिए, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दुनिया से बैठिए और अपने आप को 10 मिनट दीजिए। तो ये सवाल बहुत ही गहरा है।
अपने आप को समय देना, गो इनवर्ड, आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैंने अभी जैसा बताया आपको, गो इनवर्ट से पहले ये मानना पड़ेगा कि हम कुछ हैं जो गो इनवर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम सबने अपने आप को माना हुआ है शरीर, तो हमको ह्यूमन बीइंग से स्पिरिचुअल बीइंग बनना पड़ेगा। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हम केवल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग दिस बॉडी, हम आत्मा है जो शरीर को धारण किए हुए हैं, जो शरीर के अंदर है, ठीक है। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए अंदर जाना कितना जरूरी है। और आप इसको समझाने का भी काम करते हैं, तो यानी कि आप बिल्कुल। मेडिटेशन यही कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो यही 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 किया जाता है, और इसीलिए मैंने एक किताब भी लिखी है कि शायद वो किताब पढ़ के लोगों को एक बात समझ में आ सके कि हाँ, किस तरीके से आदमी अंदर भी जा सकता है, किस तरीके से वो शरीर से। जी, बिल्कुल। हालाँकि जो इस लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है। प्लीज़ इसे अपनी टाइमलाइन पे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ कनेक्ट करें, क्योंकि मेडिटेशन और योगा आम ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है, सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी। तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहें और आप सबके क्वेश्चंस को हम वेलकम करते हैं। आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल है, तो प्लीज जरूर बताएं। हमारे पास व्हाट्सएप पे एक सवाल ये आया है कि जब हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम चीजें सोचने लग जाते हैं कि सुबह सब्जी लानी है, शाम को दूध खरीद के लाना है, हमारा ध्यान इन चीजों में भटकने लगता है, फिर हम 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं हो रहा है। तो हालांकि ये बहुत आम सा सवाल है, पर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम अगर आप, अब जैसे हम रूटीन में अपनी जिंदगी में कुछ काम है जो रोज हमेशा ही करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे अब पेट में भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे पैदा होते हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है। नींद आती है, हम सो जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब उसका मन करता है, चाहे वो गोदी में लटका हुआ हो तो गोदी में लटके लटके भी सो जाता है ना। बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही सो जाता है। कैसे सो जाता है? क्योंकि वो 100% अपनी उन्हीं इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट पे जी रहा है। अब उसके साथ जब बेसिक्स का जैसे जैसे हम बड़ा होना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में और कुछ बदलाव आना शुरू होते हैं, हमारे, हम लोग ना सीखना शुरू करते हैं चीजों को, हम लोग जानना शुरू करते हैं चीजों को, और फिर जो हमारी प्रायोरिटीज है वो हम अलग अलग सेट कर देते हैं। आज के टाइम में अब क्या होता है, आदमी को भूख भी लगी होती है तो कहता है अरे यार, पहले वाली मीटिंग पूरी कर लूं, पहले ये वाला काम कर लूं, खाना बाद में खाऊंगा। मेरा मानना ये है कि अगर हम ये आते हैं, अगर हम जी कर बिल्कुल, रहे हैं और ये बिल्कुल। काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं कि मैं खाना बाद में खा लूंगा, तो हम कहीं ना कहीं जाती कर रहे हैं अपने साथ। और इसीलिए ध्यान भी, क्योंकि प्रायोरिटी की लिस्ट में ध्यान सबसे बाद में आता है, और वो तब आता है जब मानसिक परेशानी शुरू होती है। तो सुनते हैं लोग कि अरे ये तो मानसिक परेशानी में ना कुछ परेशानी होगी, तो ध्यान काम आएगा, तब तो उसको वो एज अ थेरेपी, एज अ मेडिसिन यूज करना शुरू करते हैं, जबकि वो मेडिसिन नहीं है। आप सोते हो ना रोज। तो मेरा मानना ये है कि आज के समय में लोगों को ना नींद आना मुश्किल हो गया है। ध्यान तो बहुत बात की चीज है। आप पहले सोना तो सीखिए, नींद आए तो सोइए तो सही। अब लोग शिकायत हमें नींद ही नहीं आ रही, तो ध्यान कैसे करेगा बेचारा जिसे नींद नहीं पता नींद क्या होती है। बिल्कुल सही कहा कि सोइए तभी जागेंगे, और जब जागेंगे तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो अनुभव लेंगे। आपकी इस मानसिक चेतना वाली बात से मैं इस दूसरी बात को जोड़ूंगी कि मानसिक चेतना को मजबूत रखना जितना जरूरी है, उसी तरह शारीरिक चेतना को भी मजबूत रखना जरूरी है। मानसिक के लिए हमारे पास मेडिटेशन गुरु आचार्य श्री विवेक पंडित हैं, और शारीरिक गुरु, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पास अनुभूति योग की शिल्पी जी हैं। शिल्पी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इनके बारे में बता दूं, हालांकि इनके इंट्रोडक्शन को मैं खुद ही इन्हें सौंपूंगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, मगर जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या योगा सिखाती हैं, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से और बहुत पोलाइटली ये चीज क्लैरिफाई किया कि नहीं, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि योगा थेरेपिस्ट
की खासियत क्या होती है, योगा थेरेपिस्ट कैसे इंस्ट्रक्टर से अलग होता है और कैसे वो गुरु से एक पायदान नीचे होता है। तो आप प्लीज शिल्पी जी हमें बताएं कि योगा की क्या वैल्यू है और थेरेपिस्ट और इंस्ट्रक्टर का डिफरेंस तो सबसे पहले बताइएगा। Thank you. First of all, thank you श्वेता जी and आचार्य विवेक जी। पहले तो आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी का दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। एक इन ब्रीफ अपने इंट्रो में करने के बाद मैं श्वेता जी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। First, my name is Shilpi Gupta. I am a yoga therapist and founder of Anubhuti Yoga. मैंने अपने लास्ट 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, और इन 14 इयर्स में मैंने आई थिंक पता नहीं योग के फील्ड में क्या क्या नहीं लर्निंग की। मैंने ये नहीं कहूँगी कि मैंने उसमें मास्टरी हासिल की या ये चीज़ है, मैंने उसमें क्या क्या लर्निंग ली, क्या क्या एक्सपीरियंस लिए, और उन्हीं एक्सपीरियंस को मैंने अपने इस अनुभूति योग को स्टैब्लिश करके वहाँ सभी को दिया। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था श्वेता मैम का कि योगा इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट एंड योग गुरु में क्या डिफरेंस। श्वेता जी जब मेरा इंट्रो लिख रहे थे उसमें तो उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर का था, तो मुझे था योगा इंस्ट्रक्टर इज बेसिक। योगा इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो आप लोगों को जनरल पब्लिक जिनको कोई प्रॉब्लम है या उनको सिखाने के लिए आप योगा करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास एक ग्रुप है जिनको लगता है कि मुझे डायबिटिक है या किसी को लगता है मुझे फिटनेस के लिए क्लास चाहिए, तो उनको हम योगा इंस्ट्रक्टर की क्लास के लिए बोलते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर एक हायर कीजिए और क्लास। योगा थेरेपिस्ट आप टू सेंसेस में ले सकते हैं कि योगा थेरेपिस्ट जो ओनली थेरेपी, जितनी क्रॉनिक एंड एक्यूट डिसीज होती है उनके लिए हमें कुछ पोजेस की सीरीज तैयार होती है कि किस सीरीज के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो एक स्पेशलिटी थेरेपिस्ट की ये होती है कि पर्टिकुलर फिक्स कुछ पोजेस होते हैं जिनसे भी बीमारियों को ठीक किया जाता है। एंड सेकंड थिंग्स, थेरेपिस्ट कम प्रोफेशनल टाइप से, या हम ये कह सकते हैं कि उन इंस्ट्रक्टर को तैयार करना, थेरेपिस्ट जो इंस्ट्रक्टर क्लास लेंगे उनको हमें तैयार करना, वो एक योगा थेरेपिस्ट की काउंटिंग, योगा प्रोफेसर की काउंटिंग में आ जाते हैं। एंड थर्ड जो योग गुरु है, मैं जैसे 14 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए एंड मैंने मतलब लॉट्स ऑफ डन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट एंड डिग्री। मेरी इसी फील्ड में मेरी पूरी क्वालिफिकेशन है, मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो मैनी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा। तो काफी सारे कहते थे कि आप अपने आगे योग गुरु क्यों नहीं लगाते। तो मुझे लगता था कि आई थिंक मैं अभी गुरु वाली पदवी में मैं अपने आप को नहीं फिट करती, क्योंकि मैं अभी एज अ लर्निंग वाले प्रोसेस में रहना चाहती हूँ। अभी वो मतलब जो कहते हैं दीक्षा देने वाली चीजों में अभी चाहे एटलीस्ट मैं अभी ट्रेनर तैयार करती हूँ, ये चीज है, लेकिन अभी मेरी अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मुझे गुरु बनना। तो इसीलिए मैं अपने आप को जो गुरु में काउंट नहीं करती, ओनली योगा थेरेपिस्ट करके रखती। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। मैं जो हमें देख रहे हैं और आने वाले समय में जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन्हें हाईली रेकमेंड करूंगी मिसेस शिल्पी गुप्ता जी के लिए, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी योगा से ही किया हुआ है। तो ये काफी ट्रेन्ड, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस योगा थेरेपिस्ट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, थेरेपिस्ट। और आप समझ ही गए होंगे कि थेरेपिस्ट ज्यादा जरूरी क्यों है इंस्ट्रक्टर से। तो आप इनसे सलाह कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बाकी मेरा अगला सवाल शिल्पी जी आपके साथ ये है कि योग काफी फैशनेबल हो गया है, योग और जिम को कैसे अलग किया जा सकता है? जिम में जो हम कसरत करते हैं वो, और योग के जो आसन हैं वो, ये आपस में एक है या काफी अलग है? इनके बारे में मुझे कुछ बताइए। ये बिल्कुल, ये आपने श्वेता जी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया है। आई थिंक लोगों का भी जो कंफ्यूजन है उसको हम ठीक करेंगे इसके लिए। एक तो जैसे आचार्य विवेक जी ने भी बोला था कि ह्यूमन बीइंग एंड डिफाइन जब किया था कि जो मोडिफिकेशन वाली चीजें होती है वो लोगों को याद हो जाती है, जो मॉडिफाई होकर हमारे सामने दी जाती है वो हमें बहुत जल्दी हमें अच्छी भी लगती है और लगता है कि नहीं यही है, शायद हमारे एट प्रेजेंट के लिए यही है। तो अभी लोग सोचते हैं कि जिम पहले का है और योगा शायद अब बाद में आया। तो एक तो कंफ्यूजन ये चीज हम करते हैं कि योग तो हमारी ट्रेडिशनल, हमारी बहुत प्राचीन मतलब टाइम से हमारा ये एक प्रथा थी जो धीरे धीरे डिस्प्ले हो गई थी, वो डिसअपियर हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी किसी को।
आगे की जनरेशन ने, आज की जनरेशन ने उसको मॉडिफाई करके, मैं अपडेटेड वर्जन नहीं कहूंगी, मैं मॉडिफाई बोलूंगी सिर्फ इसको, कि मॉडिफिकेशन करके हमारे सामने जिम की तरह ले आए कि उसमें भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करके ठीक है ये रखेंगे। और सबसे मेन जिम का प्रमोट होने का मेन रीजन है कि उसमें यंगस्टर, जितने यंगस्टर जिस फील्ड में आ जाएंगे, जिस फील्ड में यंगस्टर हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो फील्ड ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता है। और आज योग भी इसीलिए डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है कि अब इसमें यंगस्टर आ चुके हैं। पहले योग में यंगस्टर नहीं थे, वो सिर्फ लोगों को फीलिंग आती थी योग को देख करके, वो ट्रेडिशनल साधु महात्मा वाली फीलिंग आ जाती थी कि सिर्फ वही लोग योग करते हैं। तो आज के टाइम में हम इसको जिम को भी थैंक बोलेंगे कि उनकी वजह से भी योग वालों ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया, अपडेटेड वर्जन ला। यहाँ हम अपडेटेड वर्जन बोलेंगे क्योंकि योग के जो पहले के आसन प्राणायाम सारी चीजें थी उनको अपडेट करके और आगे किया गया। दोनों में डिफरेंस ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंस कहूंगी, एक्सरसाइज सेम होती है, लेकिन जो सबसे मेन, सबसे जो और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है हमारी सांस, हमारी ब्रीदिंग। आप अगर नोटिस करेंगे तो अभी एट प्रेजेंट हमारे सामने कोविड आया, हेलो, आई एम ऑडिबल? या जैसे कोविड आया था, कोविड आया हमारे, आया क्या, मैं तो आया था ही बोलती हूँ उसे, है नहीं बोलना है कि था, बस निकल गया जो चीज है। बहुत अच्छा। इसमें किसी ने भी आई थिंक एडवाइस नहीं किया होगा कि आप जिम करो, सभी ने एडवाइस किया था आप योग करो, मेडिटेशन करो, सभी ने ये क्यों किया? क्योंकि योग और जिम में सबसे मेन डिफरेंस सांसें हैं। जिम की एक्सरसाइज में हमारी सांसों के साथ हमें नहीं जोड़ा जाता, यौगिक एक्सरसाइज में हमारी सांसों के साथ हमें जोड़ा जाता है। और सबसे और दूसरा डिफरेंस हमारा, जिम में एक्सरसाइज आप जितनी भी देखेंगे लोग जो करते हैं वो करते हैं इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है नोज हमारी सांसों के लिए बनी है, नाक से सांस लेना और छोड़ना करना है, और मुंह से हमारा यूज खाने का। अगर हम गलत तरीके से नोज से सांस लेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे तो इट मींस आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जबकि ये हमें कभी कंबाइन करना नहीं है, दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं। तो इसीलिए योग में हमेशा ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल ओनली फ्रॉम नोज, नॉट माउथ। तो ये चीज है, तो सबसे यही जिम का है। जिम वाले बंदे आप कभी भी देखेंगे जिम करके आगे ना उनको लगता है एक्सर्शन की पहले हम 10-15 मिनट रिलैक्स करें, लेट जाए, काफी थकावट सी लगती है, थकावट लगती है। और योग करने वाला बंदा करते के साथ साथ फ्रेश नजर आता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमने अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया उसमें। आप भी यानी एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रही है, गो इनवर्ड, चेक योरसेल्फ। आप अपने अंतर मन को जानिए, अपनी वायु प्रणाली को समझिए, तंत्र वायु को समझिए, और ये जानिए कि उसको कैसे वर्क करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। तो जिम के लिए काफी आकर्षित है, हम मना नहीं करते कि आप जिम मत जाइए, मगर आप योगा को उतनी वैल्यू दीजिए, क्योंकि योगा आपको बाहर से जो ठीक करेगा उससे पहले अंदर से ठीक करेगा। और अंदर से ठीक करने के लिए मैं फिर आचार्य जी के पास आऊंगी, क्योंकि ये वो प्रश्नों की कड़ी है जो शायद, जैसे कहते हैं ना, हम खेलते वक्त पास एंड आउट करते हैं, तो अभी आपके पास से मैं वापस आचार्य जी की तरफ डालूंगी कि आजकल जैसे कि शिल्पी जी ने कहा कि जिम का चलन हो गया है, योग का चलन हो गया है, तो मेडिटेशन के लिए भी काफी रिकमेंडेशंस आती है। आप जरा सा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करिए। कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं, समझते हैं, मगर घबरा जाते हैं कि नहीं मेडिटेशन हमसे नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक क्विक टिप दें ताकि लोग इजीली पहले और दूसरे सेशन में ही अपने आप को समझना शुरू करें और फिर आगे कनेक्ट कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा, आजकल ना एक फैशन हो गया है, हम योग नहीं कहते, हम योगा कहते हैं। योगा 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 वो इसलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में ना हर शब्द के आगे, राम के आगे ए जरूर लगाएंगे, वो रामा हो जाता है, राम का, वो योग का योगा हो जाता है। अब हम ध्यान से अगर समझें, योग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, छोटा मोटा नहीं है।
योग में खाली आसन प्राणायाम नहीं है। योग अगर हम देखें तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके 8 अंग हैं। ठीक है, शुरुआत हम उसकी करते हैं यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान जिसमें 7 स्टेज पे आता है, और फिर आती है 8वीं समाधि, और आसन उसके अंदर आते हैं हमारे 3री स्टेज के ऊपर। तो अब सबसे पहली चीज, अगर हमने योग को पूर्णतः अपनाएंगे अगर हम, तो हमारी कितनी सारी चीजें ठीक होंगी। यम और नियम, यम के अंदर हमारे कई सारी चीजें आती हैं। अब आज के जमाने के हिसाब से मैंने अपने बुक में लास्ट में लिखा है, दूसरी बुक का मेरा टॉपिक भी यही है कि ध्यान की जो आज की प्रक्रियाएं हैं वो कैसे कैसे शुरू हो सकती हैं। तो सबसे पहला, सबसे आसान काम, ध्यान में जाने से पहले सीखें कि हमें सोना कैसे है। क्योंकि हमारी नींद अच्छी हो जाएगी तो हमारे को ध्यान भी हमें लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नींद को जाने कैसे सीखे, समझें कि कैसे हमें सोना चाहिए। नींद के बाद एक छोटा सा एक काम करना शुरू करें, जो आपने मुझसे पूछा टिप, तो छोटी सी टिप ये है कि सबसे पहले सीखें कि हमने कैसे अपने चारों तरफ के वातावरण को ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं व्यक्ति को ना एक छोटी सी टिप देता हूँ, ध्यान की प्रक्रिया देता हूँ, तो सबसे आसान है, सबसे साधारण है। कुछ नहीं करना है आपने उसके अंदर। एक्चुअली ध्यान का मतलब ये कि कुछ नहीं करना है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ फ्री। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन सीखने के लिए आप आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप ध्यान करने जा रहे हैं। ठीक है, मात्र चाहे 2 मिनट का अलार्म लगा लीजिए अपने घड़ी में, मोबाइल में, कहीं भी अलार्म लगा लीजिए। शुरुआत करें 2 मिनट से, बहुत होता है 2 मिनट में बहुत सारी जीवन की, मतलब कहते हैं कि 2 पल में जीवन बदल जाता है। मैं तो आपसे 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो 2 मिनट में अलार्म लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए आंख बंद करके। कुछ मत कीजिए, बस देखिए, कोशिश कीजिए कि आप अपनी सांसों को देख पाए। नॉट नेसेसरी की जरूरी नहीं है कि आप हर समय वहां पर फोकस रख पाए। कोशिश कीजिए कि आप सांस चलती और बाहर निकलती हुई देख पाए अपनी, और अपने आप को फ्री समझ के छोड़ दें कि अब आप इस शरीर, ये जो है ना, शरीर मर गया है ऐसा मानना शुरू कर दें। ये शरीर नहीं है, ये अब मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा मानना शुरू करें। तो मान लो कोई उठाने भी आए, कोई हिलाए भी, तो आप शरीर नहीं हो, तो यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। आपको बिल्कुल रिस्पॉन्सलेस हो जाना है, और उस रिस्पॉन्सलेसनेस में आपने ऑब्जर्व करना है कि चारों तरफ हो क्या रहा है। घर में अगर आप बैठेंगे तो बच्चे लड़ भी रहे होंगे, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बैठा होगा, कोई कभी कुत्ता भौंक रहा होगा, कभी चिड़िया बोल रही होगी, बाहर की घंटी बजेगी, कभी कुछ होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो 2 मिनट आप नहीं हो उस दुनिया में। ये शुरू करें। वो 2 मिनट आपके कब आपके जीवन में जितना गहरा बदलाव लाना शुरू करेंगे। केवल और केवल ऑब्जर्वर बने, देखें, महसूस करें चारों तरफ क्या हो रहा है, बस 2 मिनट शुरू करें। वो 2 मिनट आपकी जिंदगी में इतना बदलाव लेके आएंगे, वो आप 2 मिनट से धीरे धीरे बढ़ा के आप कब, कैसे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप घंटों उसके अंदर रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को ही पता लग जाएगा कि ये तो जवाब ही देता, तो कोई आगे तंग भी नहीं करेगा। लेकिन इनिशियली मैं समझता हूँ कि आने दो, तंग होने दो, सो दैट वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। 2 मिनट आंख बंद करके केवल बैठ के ऑब्जर्व करना ना, अपने आप में कई बार बड़ा भारी हो जाता है कि मन करता है तुरंत आंख खोले कि हो क्या रहा है चाहो। क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, हम हर जगह अपनी नाक अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अरे भाई, अगर बच्चे आपस में लड़ भी रहे हैं तो क्या जरूरत है जाके उसमें जाके देखने की। लड़ने तो अपने आप, बच्चे खेलेंगे, लड़ेंगे, अपना फिर से एक हो जाएंगे। आप उसमें बीच में जाओ अपनी नाक अड़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि पापा हो ना, तो अपना दिखाना है कि मेरा रौब में मैं पापा हूँ, तुम लड़ कैसे रहे होते हो। तो भाई वो हम लोगों को अपने उस देखो, ईश्वर ने हमें ना अलग अलग यानी कि रोल आप दिए। ये कह रहे हैं कि जी मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज कट गई जी, थी। नहीं कोई नहीं। मैं ये कह रही थी कि यानी आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि अगर मेडिटेशन में हर्डल्स आ रहे हैं तो बेसिकली आप प्रमोट हो रहे हैं। हाँ, आप अगर उस हर्डल को डील बिल्कुल। करने लग जा रहे हैं तो वो आप हर्डल का काफी मतलब अच्छे ही यही तरीके है। से हर्डल का मेडिटेशन कर मतलब ही यही है कि आपके ध्यान को भंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। ध्यान तो ये भी है, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात करते करते भी ध्यान में ही हूँ। मुझे पता है मेरा हाथ हिल रहा है, मुझे पता है मेरी आंख पलक झपक रही है, मुझे पता है मेरे कान में यहाँ खुजली हो रही है, मुझे सब कुछ पता है। वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो ध्यान में तो मैं हुई। तो वो उस प्रक्रिया में आने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी कि सीखने के लिए कि कैसे एक अच्छे ऑब्जर्वर बने। उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे आप सीखेंगे कि कैसे गहरी नींद में जाएं, नींद कैसे लें। तो वो अब सिखाया जाएगा आपको, फिर सिखाएंगे कि नींद कैसे लें। क्योंकि नींद अच्छी होगी, क्या गहरी हो जाएगी, कि ध्यान भी आपका लगना चाहिए।
तो इसके लिए किसी मुद्रा की भी जरूरत है कि जैसे योग में हम कहते हैं कि हम आसन लगा करके प्रॉपर हाथों को घुटनों को मोड़ करके बैठते हैं। तो शिल्पी जी मुझे बताइए, क्या आप भी अपने क्लाइंट्स को और अपने जो भी आपसे सीखते हैं, आप उनको ये कहती है कि इस मुद्रा के साथ आप बैठिए, फिर अपनी, क्योंकि मेडिटेशन की सारी कड़ियों में अगर मैंने कुछ भी मुझे जानकारी उसके हिसाब से अपनी, जैसा आचार्य जी ने कहा कि अपने वायु तंत्र को देखना भी एक मेडिटेशन है, तो क्या आसन उसमें कोई बड़ा रोल प्ले करता है? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर ने विवेक सर ने बताया कि हमारे अष्टांग योग होता है कि इसमें आसन प्राणायाम जैसे कि यम यम रहता है, तो इसको मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि योग पहले बहुत बिखरा हुआ था, बहुत बिखरा हुआ था, तो इसको कंपाइल करने में हमारे पतंजलि जी ऋषि थे महर्षि, उन्होंने इस योग को एक कंपाइल किया और उस कंपाइल करके उन्होंने उसका नाम पतंजलि योग सूत्र किया। उन्होंने अपने इस पतंजलि योग सूत्र में ओनली 195 सूत्र में पूरे योग को डिफाइन किया है, पूरे योग को। तो मेडिटेशन, जैसे सर ने बताया कि योग बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो आसन प्राणायाम और मेडिटेशन को इसके बहुत छोटे पार्ट हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। इनको हम जैसे जैसे सारे स्टेप बाय बढ़ते जाते हैं। उन्होंने पतंजलि जी ने सबसे पहले अपने इनको 4 चैप्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट चैप्टर हमारा समाधि पाठ होता है, उसमें फर्स्ट में ही उन्होंने बोला था, फर्स्ट सूत्र में, अथ योग अनुशासन, योग के थ्रू आप अनुशासित हो जाते हो। तो अनुशासित होना ही अपने आप में मेडिटेशन। अगर आपने डेली नियम बना लिया कि मैं सुबह 6 बजे उठ के मुझे आज 2 मिनट, जैसे 2 मिनट ही बैठना है, अगर आपने ये अनुशासन बना लिया, 2 मिनट से आपके वो 20 मिनट्स कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और 20 मिनट से वो 2 आवर्स कब हो जाएंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए योग तो हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको तो जिसको कहते हैं ना, इसका एडिक्शन लग जाता है, वो एक लत बोलते हैं ना हर चीज की, जो लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, वो छूटता नहीं है। वही सेम हमारे साथ आसन प्राणायाम मेडिटेशन, इन 3 पार्ट को मैं इसीलिए बोलती हूँ 8 अंगों में से, सर ने जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि जी ने हमारे साधन पाठ में है 29 सूत्र में इसको पूरा डिफाइन किया है। तो इसमें हम सिर्फ अगर आज के टाइम में 3 को ही हम ले लेते हैं, आसन प्राणायाम और मेडिटेशन, हमारा 3rd 4th एंड 7th चरण को ही हम अगर ले लेते हैं, तो हमारे ये समझ लीजिए लाइफ का 90% पार्ट तो आपने ये समझ लीजिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए खोल दिया। तो और आसन प्राणायाम हेल्प क्यों करता है, मैं इसको भी एक डिफाइन करना चाहूंगी। सेम एक्चुअली मैंने ना पतंजलि योग सूत्र पूरा सूत्रों में पढ़ा है, तो मैं धीरे धीरे इसीलिए उसी से डिफाइन करती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। साधन पाठ में पतंजलि जी ने साधन पाठ में अपने 46 सूत्र में बोला है, स्थिर सुखम आसन, कि हमें आसन क्यों हेल्प करते हैं मेडिटेशन के लिए। उन्होंने बोला है कि किसी आसन की काउंटिंग नहीं लिखी उन्होंने, पतंजलि योग सूत्र में एक भी आसन नहीं है। हमारे बहुत सारे योगिक ग्रंथ हैं, हठ योग प्रतिपिका ग्रंथ है, तो सभी में आसन बोले गए हैं कि किसी में 15 है, किसी में 32 है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में एक भी आसन डिफाइन नहीं किया पतंजलि जी ने। उन्होंने बोला है जिस आसन में आपको स्थिरता मिलने के बाद सुख मिलने लग जाए, सुख मिलने लग जाए इस चीज के लिए, तो वो आसन ही आपके लिए आसन। यहाँ पे मैं आचार्य जी से जरूर पूछूंगी कि आचार्य जी की मैंने कई बार रेकमेंडेशन सुनी है। आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बार मैंने मृत्यु ध्यान के विषय में आपसे सुना है और उसकी जो पोजीशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे हम शिल्पी जी से बात कर रहे थे कि आसन का मेडिटेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, आप भी मुझे बताइए कि आप अपने जो लर्नर्स हैं उनको आप क्या कहते हैं कि मेडिटेशन किस अवस्था में करना चाहिए? देखिए, जो हम मृत्यु ध्यान की बात करते हैं, शिल्पी जी ने आसन के बारे में बताया। आसन में बहुत सारे आसन होते हैं और सबसे मेरा पसंदीदा आसन है शवासन। आराम से लेट जाओ। सर उस आसन को हम सबसे टफ आसन बोलते हैं। नहीं, लेकिन मुझे मेरा सबसे पसंदीदा है कि शवासन, मतलब अब बस कुछ नहीं करना, आराम करना है। ये सबसे बड़ी चीज है। आसन फेवरेट है शवासन और ध्यान फेवरेट है मृत्यु ध्यान। हाँ, उसी से ही शवासन से ही मैंने मृत्यु ध्यान की बात करी, क्योंकि देखिए हम आसन में तो लेट गए और शवासन में लेट गए, बिल्कुल हाथ ऊपर बिठा के
हाथ आसमान की ओर करके और बिल्कुल ढीला अपना शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को ढीला छोड़ने के बाद मन तो चलता है ना, मन बंदर है, वो कूदता रहता है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। मन को कैसे संभालना है? तो मन को संभालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी सांसों पर और अपने से प्रश्न करना है बार बार कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा अभी प्रोग्राम था CNBC में, उसमें मैंने एक टिप दिया था लोगों को कि ध्यान की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है, ध्यान कैसे करना है। आप कभी भी कुछ भी करते हुए अब अभी अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, तो तुरंत आपका पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाता है। जैसे ही आप सवाल अपने आप से पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा पूरा फोकस मेरे ऊपर आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये एकदम ये जो फोकस है, ध्यान है, ये जो मेरी जो चेतना का जो मेरी और आ जाना है, यही ध्यान है। वो चेतना जब मेरी फैली हुई चेतना है, तो वो मेरी ओर आएगी तो मेरे अंदर भी मैं उस चेतना को लेके जा पाऊंगा। तो मृत्यु ध्यान सबसे शुरुआत का ध्यान, वो जो मैंने अभी को बताया कि ऑब्जर्व करना है, सीखना है उसमें, वो मृत्यु ध्यान ही है। अपने आप में मान लेना है कि अब शरीर नहीं है, अब ये शरीर मृत हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम सब लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम सब लोग कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आज आप इस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, मुझे मेडिटेशन के बारे में बताना, तो मेरा आज का रोल है मुझे मेडिटेशन का एक रोल प्ले करना है। शिल्पी जी का रोल है उनको योगा थेरेपिस्ट का रोल प्ले करना है, आपने मीडिएटर का रोल प्ले करना, तो हम रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे हमारी लाइफ में न जाने कितने रोल है, हम कहीं फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं सन का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं भाई का कर रहे हैं, कहीं चाचा का कर रहे हैं, मतलब कहीं बॉस का कर रहे हैं, कहीं 50-100 किस्म के रोल्स हैं। मतलब ये हमारे हमारे बहुत सारे ऐसे स्वरूप हैं, जब हम उस स्वरूप में आते हैं तो हमें व्यवहार करना होता है। तो ध्यान का भी एक जो स्वरूप है उसमें जाने के लिए अगर हमने रोल प्ले करना है, हमने रोल प्ले करना है कि अभी मैं मर गया हूँ, यानी मेरा शरीर मृत हो गया है। जब मेरा शरीर मृत हो गया है तो अगर मुझे खुजली भी हो रही है, देन अगर मेरे कान में खुजली हो रही है तो मुझे वो देखनी है केवल मन के भाव से कि मेरे वहां खुजली हो रही है, लेकिन शरीर तो हिल नहीं सकता कि मैं मृत हो गया हूँ। तो वो जो मेरी अंदर की ऑब्जर्वेशन पावर है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही मैं 2 मिनट के लिए अलार्म लगाऊंगा और शरीर छोड़ दूंगा, सबसे पहले शरीर में खुजली होना शुरू होगी, कभी कान में होगी, कभी गले में होगी, कभी कमर पे होगी। अरे यार खुजली, अच्छा वो ट्रेवल करती रहेगी इधर उधर उधर। और वो ट्रेवल, खुजली क्या है, खुजली तो आप जितना, मतलब कहावत है कि खाज जितना खुजाइए उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी वो अगर, लेकिन आप उसके केवल ध्यान से अपने मन से केवल उस तरफ ध्यान दीजिए कहाँ पे खुजली हो रही है, तो धीरे धीरे अपना बंद हो जाती है। आप आजमा के देखिए, जरूरत नहीं है आपको बार बार उस जगह पर। अगर खुजली हो कान में तो कान खुजाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एहसास करें और महसूस करें और देखें वहां जाके ना अपने मन से कि वहां खुजली हो रही है, तो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है। सेम चीज जब आप ये ऑब्जर्वेशन पावर सीख लेते हो, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। आपके बॉडी में कहीं पेन है, ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए और केवल उस पेन पे जाके अपना पूरा फोकस पेन पे ले जाइए कि वहां पेन है, और 5 बार बोलिए दर्द दर्द दर्द। दर्द अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। आजमा के देखिए, मैंने बहुत बार आजमाया है। ये बहुत ही अच्छी टिप है। मतलब मैं समझती हूँ कि इसके लिए तो आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है और किसी फार्मेसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसे ट्राई जरूर करें। और सबसे अच्छी बात, मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि हमारे साथ योगा थेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन कोच हैं, और ये दोनों ही लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और आप दोनों को देख रहे हैं, दोनों बहुत रेडिएंट दिख रहे हैं। तो शायद सुबह उठने का ये फायदा है। तो हालांकि रेकमेंडेशन बहुत कठिन है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अनुशासित रहें, थोड़ा जल्दी उठें, अपने आप को समय दें और मेडिटेशन और योग को समय दें। शिल्पी जी, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने एक बहुत अच्छा योग मेथड विकसित किया है जो कि प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए है। तो ये बड़ा सुनने में भी नया है, और मेरे ख्याल से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसके इसके फायदे क्या हैं। हालांकि उसके बाद मैं कमेंट्स लेना चाहूंगी, जो हमें कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और फेसबुक चैनल पे। तो आप तब तक मुझे इस सवाल का जवाब बताएं कि प्रेगनेंसी का क्या रोल है योग में। प्रेगनेंसी योगा का रोल मैं बताती हूँ आपको। अगर हम अपने पुराने टाइम पर जाएं तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जो फीमेल होते थे वो ऐसा नहीं होता था कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके का काम करते थे। एंड आप देखते थे कि उन लोगों की डिलीवरी भी बहुत स्मूथली होती, बहुत ही रेयर था जो किसी के सिजेरियन केस सुनने में आते थे। वो ड्यू टू रीजन यही था कि वो पूरे टाइम हमारे एक्सरसाइजेस, पहले के जो वर्कआउट होता था, पहले के जो काम होते थे, वो मोस्टली आप नोटिस करेंगे तो यौगिक तरीका होता था।
पहले चक्की पीसना, अगर वो आटा पीसे होते तो चक्की पीसना होता था, ये हमारा एक यौगिक एक्सरसाइज में हमने कर दिया चक्की से। जितनी बहुत सारे कुएं से पानी करना कराना, ये बहुत सारी एक्सरसाइज ही थी जिनकी वजह से ही वो नॉर्मल डिलीवरी होती। झाड़ू लगाया जाता था बैठ के, मोस्टली कागज में बैठ के वो झाड़ू लगाई जाती थी, जो हम मेन रिकमेंड करते हैं अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, लास्ट वाले 8 मंथ 9 मंथ में। तो इनसे क्या होता था, हमारी पैल्विक मसल्स खुलती हैं, जितनी ये एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे पैल्विक मसल्स खुलती हैं, तो वो हमारे डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब ये प्री नेटल योगा इसीलिए विकसित हुआ, इसीलिए डेवलप हुआ कि अब क्या हो चुका है, मोस्टली उस तरीके का वर्कआउट सारा बंद हो चुका है। वो सारी जो हमारी घर की काम होते थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। पहले अगर हम कपड़े धोते थे तो हाथ से धोते थे, आज के टाइम में हम मशीन यूज कर रहे हैं। पहले हम अगर किचन, पहले की अगर पुरानी याद हो तो नीचे होती थी, स्लैब ऊपर होती थी, तो हम ऊपर नीचे उठते बैठते रहते थे, तो उससे क्या होता था, हमारे पैल्विक मसल्स आज वो सभी चीजें बंद हो गई। तो उन सभी कामों को हमने अपनी यौगिक एक्सरसाइज में ले आया है, जिससे कि डिलीवरी बहुत स्मूथली होती है। टच वुड, मेरे अपने जितने भी सारे लोग जितने अपने होते हैं उनमें से 80 to 90% जितनी फीमेल मेरे साथ जुड़ती हैं प्रेगनेंसी क्लासेस के लिए, 80 to 90% उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। 10% ही मैं करती हूँ इन केस क्या उनके साथ प्रॉब्लम एट लास्ट मोमेंट में हो तो सिजेरियन के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो हम इसीलिए रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में यौगिक एक्सरसाइज जरूर करें। बहुत सारे लोग अभी डरते हैं कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हमें नहीं एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, तो इस सभी को मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूंगी कि किसी एक्सपर्ट्स के अंडर कराना है आपको। ये नहीं कराना कि नॉर्मल एक योगा ट्रेनर एंड प्री नेटल योगा ट्रेनर में दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई एम सर्टिफाइड प्री नेटल योगा थेरेपिस्ट। मैंने अपना लगभग 1 ईयर्स का पूरा कोर्स इसी में ही किया है प्री नेटल में। तो हमें एक एक स्टेप 1 मंथ का चीजें देखा जाता है कि हमें किस किस टाइम पे क्या क्या कराना है, या उनको क्या कॉम्प्लिकेशन है उसको हमें कैसे ठीक करना है। तो मेरे पास ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आए हैं जो 9 मंथ में भी उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल बेड रेस्ट में बोला हुआ था, उसको मैंने करा के उनको काम करा के पूरा ये चीज करके और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। कि अगर मेरे फेसबुक पेज पे आप जाके देखेंगे इतने सारे कमेंट्स हैं मतलब प्रेगनेंसी वाली चीजों में। तो मैं अपने व्यूअर्स को सभी को ये बोलना चाहूंगी कि डरना नहीं है, सही डायरेक्शन में सही चीज करनी है, अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर में, सर्टिफाइड ट्रेनर जो आप प्री नेटल क्लास के लिए सर्टिफाइड लेना है आपको, उन ट्रेनर के अंदर में जरूर क्लास ले। तो यानी कि जिस तरह योगा के लिए एक थेरेपिस्ट और इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, आचार्य जी क्या मेडिटेशन के लिए भी एक इंस्ट्रक्टर और थेरेपिस्ट की जरूरत है, कोच की जरूरत है? हालांकि आप कोचिंग करते हैं, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि हम डिस्टेंट पे, अब क्योंकि कोरोना का ऐसा माहौल है कि आप, मेरे ख्याल से योगा में भी ये कॉम्प्लिकेशन आती है कि आप सामने बैठ के कराएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। तो क्या अभी ऑनलाइन हम इस तरीके की चीजों को और बढ़ावा दे सकते हैं? लोग क्या इस चीज की कोचिंग ले सकते हैं कि कैसे मेडिटेशन किया जाए, कैसे योगा किया जाए? बेशक, क्योंकि देखिए अब आज के समय में तो जो ऑनलाइन प्रोसीजर्स हैं वो वरदान है हमारे लिए, और हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। और देखिए गुरु का होना, चाहे वो आसन हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो प्राणायाम हो, कुछ भी हो, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अब होता देखिए है, हो क्या रहा है हमारे, ये ज्यादातर मैंने महसूस किया है, शायद हमारे देश की ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमें कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है, मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे सर में दर्द हुआ या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मैं सीधा केमिस्ट के पास जाके दवाई ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, ओवर द काउंटर कुछ चीजें होती हैं जो इमीडिएट आप ले सकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी बहुत सारे लोग हैं वो संपर्क ही नहीं करते, वो समझते हैं हमें पता है हम दवाई खा लेंगे, वो इंटरनेट से ढूंढ के दवाई खा लेते हैं। अब आप सोचो कि अब सब चीज इंटरनेट पे, सारी चीजें सही तो नहीं, सारी इंफॉर्मेशन सही तो आपको मिल नहीं सकती इंटरनेट पे। बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात, गुरु का संरक्षण कहाँ काम आता है कि जहां कभी भी कोई गलती हो जाए आपसे, ठीक है, तो कई बार गलती ऐसी भी हो जाती है जो बड़ी हो जाती है, फिर उसका खामियाजा भी ज्यादा बड़ा भुगतना पड़ता है। तो गुरु होता है वो ना आपका ध्यान रखता है कि वो आपको गलती करने नहीं देता उस स्थान पर, वो आपके अगर आप ध्यान की, मैं अगर केवल बात करूं तो वो आपकी चेतना का ध्यान रखता है कि वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना डोलने चली जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे जाने शुरू हो जाते हैं तो हमारी चेतना जो है ना वो इतनी ज्यादा परिपक्व होनी शुरू हो जाती है, वो शरीर से बाहर भी निकलना शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो वो अगर इस किस्म की चीजें होती है तो वहां बिल्कुल गुरु की आवश्यकता होती है। और आसन करते हुए तो मैं मानता हूँ हमेशा ही बिना गुरु का कभी करना ही नहीं चाहिए। पहले सीखो आसन, क्योंकि पता लगा आपने बायां पैर ऊपर रखना है, दाएं नीचे रखना है और आपने उल्टा कर दिया तो बस फिर उल्टा ही फल मिलेगा, सीधा मिल नहीं सकता। इस बात को शिल्पी जो है ना बहुत अच्छे से समझती हैं। अगर वो ऐसे करके घुमा के पकड़ना है और ऐसे करके पकड़ ले तो काम ही नहीं करेगा, क्या फायदा होगा। तो वो सीखना एक गुरु से, एक गुरु के माध्यम से बहुत जरूरी है। अपने आप से हम बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा है कि किसी से सीखें, सीख के करें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा और आज कल से ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। शायद ये इसीलिए सब चीजें आपके अपने आप में प्रैक्टिस मांगती हैं, आपकी रेगुलर रूटीन मांगती हैं। ये चीजें आपका उसके अंदर पूर्ण अभ्यास मांगती हैं, समय मांगती हैं और एक नियमित जीवन मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कैसे भी करके बस तुरंत सब कुछ हो जाएगा। हम लोगों को लगता है कि सब ना बहुत आसान है। ध्यान की बात कर, भाई मेडिटेशन मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन बड़े बड़े आसानी से कहते हैं, अरे भाई मेडिटेशन कर ले ठीक हो जाएगा। भाई मेडिटेशन कर ले ठीक हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति की जो मनोस्थिति है, क्या वो ध्यान में जाने लायक है? मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और इसके कि ध्यान करता क्या है। ध्यान हमें हमारे अंतर मन से जोड़ देता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने के बाद आपके जो कॉन्शियस बैरियर्स हैं किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, वो बंद हो जाते हैं। अभी क्या है, देखिए अगर हम 3 लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी से केवल कॉन्शियस लेवल पे स्टोर हो रही है। लेकिन बातों की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, बातें करते 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 मैं आपके कॉन्शियस लेवल को सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर सकता हूं, जिसमें वो बैरियर नहीं लगाएगा, वो मेरी बात को सीधा समझना शुरू कर देगा सबकॉन्शियस। और उस समय में कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो जाए जो सीधा सबकॉन्शियस को हिट कर दे, तो वो जीवन पर्यंत बहुत परेशान करती है। बहुत इसलिए कुछ ध्यान करते हुए, सब चीजें करते हुए, हर एक चीज की बारीकी, हर एक चीज की प्रक्रिया कायदे से समझना और शुरुआत में किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना प्रैक्टिस, वो ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप अपने आप से करना शुरू कर देंगे, देखो हो भी सकता है आप कर लें, कोई इस बात का वो थोड़ी है कि, लेकिन परेशानी भी हो सकती है। तो यानी कि इस मेडिटेशन कितना जरूरी है ये तो आपने बता दिया। आपके ही शायद शिष्य श्री विश्वेश्वरन जी पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी क्या मेडिटेशन सिर्फ सुबह करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? देखिए, अब ये बड़ी एक समझने की चीज है। सुबह सुबह कोई भी की गई प्रक्रिया जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद इसलिए होती है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है उस समय। और उस समय में आप कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा ज्यादा अच्छे से आपके अंदर काम करना चाहिए। चाहे वो ध्यान है, चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है, योग की कोई भी विधि आप करें, लेकिन जब आप सुबह सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो सबसे ज्यादा फायदा करती है। उसके बाद तो मेरा तो मानना ये है कि ध्यान आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप बात कर रहे हो तो आप ध्यान में हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ध्यान वो है जब आप कुछ भी कर रहे हो तो आप पूर्णतः वही कर रहे हो, वही ध्यान है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि ध्यान है कि हमें ना अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, थॉट्स को हमें कंट्रोल ना करें, वो करने से रोक। थॉट्स तो आएंगी, आने दो ना, क्या दिक्कत है? वो क्यों मेरे को कोई थॉट एकदम इंपैक्ट करना शुरू कर देती है? क्यों? क्योंकि मैं उसे अपने पर कंट्रोल करने दे रहा हूँ। मैं जब ध्यान में चला जाऊंगा या ध्यान में रहूंगा तो मुझे कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा। फिर मेरे लिए हो जाएगा कि आ रहा है और जा रहा है, और बस ऐसे ही होना चाहिए, आने दो और जाने दो, रोकने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए बहुत जो करो वो पूर्णतः टोटलिटी से करो, पूर्णतः उसमें लिप्त होकर करो, वही ध्यान। बहुत ही धन्यवाद आपका। ये बहुत
कहते ना बहुत तरीके से आपने ये बात समझा दी कि हमारे लिए करना कितना जरूरी है, फिर वो चाहे आप योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से किया जाए, किसके साथ किया जाए, किस समय किया जाए, ये सारी कुछ जानकारी हमने इस लाइव सेशन में अपने दर्शकों को दी। मैं देख रही हूँ कि हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरा व्हाट्सएप जो है वो पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम इस एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी टॉपिक के साथ जुड़े हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप आजकल बहुत बिजी जा रही हैं, फिर भी आपने अपने उस बिजी शेड्यूल में हमें टाइम निकाला। और मैं लोगों से कहूंगी कि किसी अगर अच्छे योग थेरेपिस्ट को सर्च कर रहे हैं तो प्लीज अनुभूति योग से जुड़िए, आपको बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। और मेडिटेशन के लिए तो आपके पास आचार्य जी जिन्हें मैं काफी मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन से जुड़े सारे सवाल उनके पास जरूर होंगे, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे कोचिंग ले सकते हैं। और हम फिर ऐसे ही किसी नए लाइव सेशन में नेक्स्ट वीक वापस आने वाले हैं। आप सभी को मैं चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो कहकर हम इस लाइव सेशन को क्लोज करते हैं। शिल्पी जी। यार श्वेता जी, मैं बस सॉरी आपको इंटरप्ट ना करते हो, ये बीच में ये कहूंगी, आपने जो क्वेश्चन किया था कि सुबह ही क्यों करना चाहिए, मैं इसको अपनी थोड़ी लैंग्वेज में समझाना भी और चाहूंगी, जरूर क्योंकि जरूर मैं भी, जरूर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हम जब मेडिटेशन कराते हैं, योगा करते हैं, कि ये सुबह ही क्यों करना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से लोगों को समझाती हूँ। अगर मैं ईस्ट दिल्ली रहती हूँ, मुझे अगर गुड़गांव जाना है तो मेरी क्या प्लानिंग होती है, मेरी प्लानिंग होती है गुड़गांव अगर जाना है तो मैं जितनी अर्लीस्ट घर से निकल सकूं। हम यही सोचते हैं कि सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है कि हमें ट्रैफिक कम मिलेगा, कि उतना ट्रैफिक कम तो हम उतनी जल्दी अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पहुंचेंगे हम जल्दी। तो इसी तरीके से मैं मेडिटेशन या योगिक को बोलती हूँ कि आपका जो डेस्टिनेशन है हमारा क्या है, योगिक एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को हम अपने अंदर डिवाइन सोल को पहचान, हम अपने परमात्मा के साथ मिलें, अपनी मोक्ष की प्राप्ति करें। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग जितना करेंगे तो भगवान के पास जाने का रास्ता ना उतना ही खाली मिलेगा आपको। लोग बहुत खूबसूरत। 7 बजे उठने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, 7 बजे का फिर तो ट्रैफिक जाम मिलेगा भगवान के पास जाने का, मंदिर सारे फुल मिलते हैं। तो इसीलिए आप जितनी अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना ट्रैफिक कम, पहुंचेंगे तो सही। ये नहीं है कि जो लोग लेट जा रहे हैं, अगर मैं 9 बजे भी घर से निकलूंगी तो पहुंच जाऊंगी गुड़गांव, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचूंगी, लेकिन उतना ही टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। तो बस भगवान से जुड़ना है तो जितनी अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे उतनी जल्दी जुड़ जाएगा। बहुत एंड सेकंड खूबसूरत एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल और देना चाहूंगी मैं। हम कभी भी अपने घर से जब निकलते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज है या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी काम हमारा आज के टाइम में ये हो गया है कि हम ये देखते हैं कि हमारा मोबाइल मेरे लौटने तक, ऑफिस से घर तक आने तक ये चार्ज रहेगा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन सुबह जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को तो चार्ज करो। मोबाइल को तो चार्ज कर लिया आपने, अपने आप को चार्ज करके घर से निकलो, जिससे कि वापस आते आते तक ठीक है। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया आपने। मैं इस एग्जाम्पल को जरूर किसी न किसी कैप्शन में और कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सुनने, समझ सकें और अप्लाई कर सकें। सो इस खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगी और अपने शिल्पी की बात में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हम बिल्कुल म्यूट कर दें। हम बिल्कुल चेक करते हैं कि घर जाने से निकलने पहले मोबाइल चार्ज है कि नहीं है, और हम रात को मोबाइल चार्जिंग पे भी लगाते हैं सबके सब। तो मेरी सबसे ये आप लोगों से, दर्शकों से सबसे विनती है कि कृपया करके सोना सीखिए, नींद लेना सीखिए। नींद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपका, जैसे आप मोबाइल लगाते हो चार्जिंग पे, आप ऐसे ही नींद में अपने आत्मा को, अपने शरीर को, सबको चार्जिंग पे लगाते हो। मानिए, अगर आपको अच्छी नींद लेनी है, श्वेता जी से संपर्क कीजिए। इनके पास एक बहुत अच्छी ऑडियो है जो बिल्कुल मुफ्त है, उसको सुनिए और बहुत अच्छी नींद लीजिए। नींद अच्छी रहेगी तो जीवन की प्रक्रिया अपने आप बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। सोइए अच्छे से, फिर जागेंगे अच्छे से, फिर अपने काम अच्छे से करेंगे और अनुभव की गठरी को बड़ा करते जाएंगे। स्लीप ऑडियो के लिए मुझसे संपर्क करिए और हम फिर अगले हफ्ते सैटरडे को एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, बहुत खूबसूरत से गेस्ट के साथ इसी पेज पर फिर मिलते हैं। आप सबकी कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस का स्वागत है। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस रखिए, मैं उसका आंसर करूंगी। और आपको कोई सुझाव चाहिए, आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन किसी खास कैटेगरी में करें, तो मैं उसके लिए भी स्वागत करूंगी। आप प्लीज अपडेट करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और फेसबुक टाइमलाइंस पे।
ओके, धन्यवाद, निदान प्रणाम। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।